हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। दोस्तों, अभी तक यूजीसी नेट यानी कि पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। यानी कि 10 यूनिट का जो सिलेबस है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही उन टॉपिक्स में भी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उन टॉपिक्स के अंदर या उन चैप्टर्स के अंदर आते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक यूजीसी नेट में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वो सारे की पॉइंट्स हम लोग कवर करते चलेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग व्याख्या सहित क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा है, एक तो हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो रहा है और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक भी टॉपिक हमारा छूटेगा नहीं, वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और साथ ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है दोस्तों, उसमें हमारे बहुत सारे की पॉइंट्स कवर होते हैं जिनसे आने वाले एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और पेपर 1 यानी कि बुक 1 वॉल्यूम 1 की प्लेलिस्ट अलग है दोस्तों। अब अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट सेव कर लें और स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देख लें। दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 स्टार्ट की गई है और इसमें अभी तक 4-5 वीडियोस हो चुके हैं। और दोस्तों, हम लोगों का इसका जो पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड वो भी स्टार्ट हो चुका है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अभी हमारा दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है, शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं एवं विधियां। ये चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और ये टॉपिक चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, औगिक वक्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि माध्यिका, दशमक, शतमक। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रायोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में। निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है। मूलभूत शोध के अंतर्गत जीवन के किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शोध प्रयोग में लाया जाता है। सैद्धांतिक शोध में शोधकर्ता विभिन्न वैज्ञानिक नियमों द्वारा नवीन सिद्धांतों, नियमों, कानूनों इत्यादि की स्थापना करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में अनुसंधान की विधि प्रयुक्त की गई। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वेक्षण विधि या सर्वे मेथड। भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में जिस अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया वो सर्वेक्षण विधि थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। अनुसंधान के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना। नंबर 2 है वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण एवं समीक्षा करना। नंबर 3 है सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना। नंबर 4 है एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना इत्यादि। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रत्यक्षवाद निम्नलिखित में से किस दर्शन से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समीक्षात्मक वास्तववाद। प्रत्यक्षवाद समीक्षात्मक वास्तववाद दर्शन से संबंधित है, क्योंकि एक समीक्षात्मक वास्तववाद दार्शनिक का मानना है कि शोध से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका विज्ञान अध्ययन कर सकता है, और उत्तर प्रत्यक्षवाद समालोचन और संशोधन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को उसका तर्क कहा गया है। तो सबसे पहले इसका अभिकथन देख लेते हैं। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की तुलना में विज्ञान के क्षेत्र में शोध हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इसका तर्क दिया गया है, केवल आर्थिक रूप से संपन्न देशों में ही विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले शोध संभव हैं। तो दोस्तों, इसका
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से। अभिकथन सही है क्योंकि शोध हेतु विज्ञान में मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है। नए नए आविष्कार विज्ञान के तहत ही संभव हो पाए हैं और इन आविष्कारों में निरंतर सुधार की प्रक्रिया होती रही है, जबकि मानविकी और सामाजिक विज्ञान में नए आविष्कार या नए क्षेत्रों की खोज संभवतः मुश्किल है। कारण भी सही है क्योंकि इस प्रकार शोध में अत्यधिक व्यय की आवश्यकता होती है। अतः आर्थिक रूप से संपन्न देशों में विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाला शोध संभव हो पाता है, किंतु कारण अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिकों को अपने निजी विश्वासों और आग्रहों को एक ओर कर दुनिया को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वह वास्तव में है। निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक अवस्थिति उपरोक्त कथन का समर्थन करती है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद दार्शनिक अवस्थिति कथन वैज्ञानिकों को अपने निजी विश्वासों और आग्रहों को एक ओर कर दुनिया को वैसे देखना चाहिए जैसी वो वास्तव में है का समर्थन करती है, क्योंकि यह कथन कहीं न कहीं प्रत्यक्षवाद की परिभाषा को परिभाषित या वर्णित करता है, जैसा कि प्रत्यक्षवाद एक साक्ष्य आधारित वास्तविकता को बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक शोधकर्ता वास्तविकता को किस रूप में देखते हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सकारात्मक शोधकर्ता वास्तविकता को वस्तुनिष्ठ के रूप में देखते हैं क्योंकि इनके अनुसार जो भी चीज़ें दिख रही हैं या मौजूद हैं वह वैज्ञानिकता या परिभाषा से सकारात्मक है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषक है, वह अध्ययन के संचालन में व्यक्तिगत मूल्यों से दूरी बना लेता है। हमारे अगले क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रतिमान दिए गए हैं, सूची 2 में उसके समर्थक या एडवोकेट दिए गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक तरफ है प्रत्यक्षवादी, तो इसका दोस्तों सही मिलान हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। दूसरा है व्याख्यात्मक, तो इसका सही हो जाएगा मैक्स वेबर। समीक्षात्मक का हो जाएगा स्टुअर्ट हॉल और नारीवादी का हो जाएगा एल थॉम्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शोध के दौरान जब हम मीमांसात्मक और तात्विक दृष्टिकोणों से बचते हैं और प्रेक्षणीय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, निश्चयात्मकता। शोध के दौरान जब हम मीमांसात्मक और तात्विक दृष्टिकोणों से बचते हैं और प्रेक्षणीय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे निश्चयात्मकता कहा जाता है। सामाजिक वास्तविकता की खोज का प्रपंचवादी प्रतिमान इस विचार पर आधारित है कि अवलोकन और तर्क के माध्यम से मानव व्यवहार की सबसे अच्छी समझ हासिल की जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम के रूप में प्रत्यक्षवाद किसकी विशेषता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान। ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम के रूप में प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञान की विशेषता है। प्रत्यक्षवाद की बुनियादी पुष्टि तथा तथ्य के बारे में सही ज्ञान अनुभव के प्रति सकारात्मकता द्वारा प्राप्त होना तथा तथ्य के संदर्भ में शुद्ध तर्क प्राप्त होना प्राकृतिक विज्ञान के तहत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए दिया गया है मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होना चाहिए। बी है मध्य पद निष्कर्ष में विद्यमान होना चाहिए। सी है दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में विशिष्ट हो सकती हैं। डी है दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में नकारात्मक हो सकती हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केवल ए। जो पद दिए गए कथनों के बीच संबंध उभयनिष्ठ हो तथा दोनों के बीच संबंध स्थापित करते हों तथा इसकी अनुपस्थिति में कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, ऐसे पद को मध्य पद कहते हैं। इसे सांकेतिक भाषा में एम कहते हैं। मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होनी चाहिए। मध्य पद मध्य में विद्यमान होता है। अगर निष्कर्ष में मध्य पद आता है तो निष्कर्ष अवैध होता है। यदि दिए गए कथनों में पहला कथन अंशव्यापी धनात्मक और दूसरा कथन सर्वव्यापी धनात्मक हो तो मध्य पद व्याप्त हो, तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी धनात्मक में निकाले जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध के आधारित सिद्धांत का परिणाम नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आख्या।
शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का प्रकाशन किया जाता है। शोध के निम्नलिखित अंग हैं। नंबर 1 है ज्ञान क्षेत्र के किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा। नंबर 2 है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। नंबर 3 है विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन। नंबर 4 है परिणाम स्वरूप निर्णय। अवधारणाएं, श्रेणी और परिकल्पना शोध के आधारित सिद्धांत के परिणाम हैं, जबकि आख्या शोध के परिणामों पर आधारित नहीं है। शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। शोध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली कुछ पद्धतियां निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 है सर्वेक्षण पद्धति, नंबर 2 आलोचनात्मक पद्धति, नंबर 3 है समस्यात्मक पद्धति, नंबर 4 है तुलनात्मक पद्धति, नंबर 5 है वर्गीय अध्ययन पद्धति, नंबर 6 है क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, नंबर 7 है आगमन पद्धति और नेक्स्ट है दोस्तों निगमन पद्धति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध एक चक्रीय प्रकृति का शोध है। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णयों और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। क्रियात्मक शोध की चक्रीय प्रकृति निम्नलिखित है दोस्तों। इस डायग्राम से दोस्तों आप चक्र 1 और चक्र 2 को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन। शोध समस्या हेतु स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण प्रणाली को। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन। इस शोध समस्या में स्वतंत्र या निराश्रित चर की संज्ञा शिक्षण प्रणाली को दी जा सकती है। चर से तात्पर्य वस्तु, घटना तथा उस चीज के उन गुणों से होता है जिसे मापा जा सकता है। डी एमेटो के अनुसार किसी प्राणी, वस्तु या चीज के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। चर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर या निराश्रित चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग्स के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हैलो प्रभाव। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद हैलो प्रभाव कहलाता है। हैलो प्रभाव एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है और इसकी वजह से हम किसी को देखकर उसके हाव भाव से उसके चरित्र के बारे में एक सोच बना लेते हैं जो कि शायद गलत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ एक कारण अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार की बजाय विशेष ध्यान के प्रति उपचारित समूह का यह बर्ताव क्या कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्थोन प्रभाव। एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ इस कारण अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार की बजाय विशेष ध्यान के प्रति उपचारित समूह का यह बर्ताव हॉथोर्न प्रभाव कहलाता है। हॉथोर्न प्रभाव का एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। यह प्रयोगात्मक परिस्थिति में तब पैदा होता है जब शोधकर्ता प्रयोग के लिए चुने गए प्रयोज्यों के बारे में पूर्व जानकारी रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना। अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में हमारी धारणा शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करने से है। अंतरशास्त्रीय शोध विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित होता है, इसीलिए शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ए दिया गया है आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार,
बी है अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण। दोस्तों इसका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण करना है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। वैज्ञानिक विधि के विकास के बाद आज तक वैज्ञानिक विधि ज्ञान प्रदान करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोध की गहराई निम्नलिखित किस एक में निहित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शोध द्वारा अर्जित तथ्य। शोध की गहराई शोध द्वारा अर्जित तथ्य में निहित है। शोध मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सकें, यही शोध है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की क्वेश्चंस को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे।